तो दोस्तों सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों 31 दिसंबर 2024 को सीबीआईसी के द्वारा 4 सर्कुलर जारी किए गए थे। सर्कुलर नंबर 240 से लेकर सर्कुलर नंबर 243 तक। सर्कुलर 240, 241, 242 एंड 243 ऑल डेटेड 31st ऑफ दिसंबर 2024। और आज मैं आपके साथ इस वीडियो में चारों सर्कुलर्स के बारे में वन बाय वन बात करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ सर्कुलर नंबर 240 की, और उस पर बात करने से पहले मैं आपके साथ उसका कॉन्टेक्स्ट शेयर करता हूँ। दोस्तों कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जिसके ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर को ही टैक्स पे करना होता है, उसी को सप्लायर मान लिया जाता है अगर वैसी सर्विसेज प्रोवाइड की गई हों बाय वे ऑफ ई कॉमर्स ऑपरेटर। और जैसा कि हम जानते हैं कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जैसे कि रेस्टोरेंट सर्विसेज, मोटर कैब सर्विसेज, हाउस कीपिंग सर्विसेज। 959 सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 में ऐसी कई सर्विसेज बाय वे ऑफ नोटिफिकेशन ऑलरेडी दी हुई हैं। एक सर्कुलर आया था सर्कुलर नंबर 167 जो कि ये कहता था कि यदि कोई रेस्टोरेंट अपनी सर्विस सप्लाई करता है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर तो जो टैक्स जो देना होगा वो रेस्टोरेंट को नहीं देना होगा, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर ही टैक्स कलेक्ट करेगा फाइनल कंज्यूमर से और वही इसका टैक्स पे करेगा। प्रश्न ये था कि यदि जब कोई रेस्टोरेंट होता है और रेस्टोरेंट पे जो टैक्स का रेट है वो 5% है तो उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। तो अगर ऐसे केसेस में अगर रेस्टोरेंट सर्विसेज जो कि सप्लाई की गई ई कॉमर्स ऑपरेटर के द्वारा और अब ई कॉमर्स ऑपरेटर ने 5% चार्ज किया फाइनल कंज्यूमर से और वो 5% गवर्नमेंट को जमा कराया, तो जैसे रेस्टोरेंट को कोई आईटीसी अलाउड नहीं होता जब वो 5% की रेस्टोरेंट सर्विसेज देते हैं, तो क्या ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी 5% का आईटीसी नहीं मिलेगा और क्या उनको प्रोपोर्शनेट आईटीसी अंडर रूल 42 रिवर्स करना पड़ेगा? दिस वाज द क्वेश्चन। तो इसके ऊपर सर्कुलर 167 आया था जो कि कहता था कि ई कॉमर्स ऑपरेटर को आईटीसी रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है और उनको आईटीसी अवेलेबल भी रहेगा। सिर्फ इतनी शर्त ये थी कि जो वो सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के थ्रू फाइनल कंज्यूमर से जो वो टैक्स कलेक्ट करेंगे उस टैक्स को वो कैश लेजर के थ्रू जमा करवाएंगे, उसके लिए क्रेडिट लेजर का यूज़ नहीं करेंगे। तो अगर कोई आईटीसी इकट्ठा हो भी गया है जो कि आईटीसी परटेन करता है इस सर्विस से, जो ई कॉमर्स ऑपरेटर इसलिए सर्विस गुड्स या सर्विस को अवेल कर रहा है ताकि वो रेस्टोरेंट की सर्विसेज प्रोवाइड करवा सके अपने थ्रू और उसका कुछ आईटीसी एक्यूमुलेट हो जाता है तो वो उस आईटीसी को यूज़ कर सकता है। पर जब तक रेस्टोरेंट सर्विसेज के थ्रू अगर उन्होंने कोई टैक्स कलेक्ट किया है तो उसको कैश लेजर के थ्रू ही पेमेंट करनी है। तो इस आईटीसी को यूज़ किया जा सकता है, पर किसी और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज की अगर लाइबिलिटी बनती है ई कॉमर्स ऑपरेटर के लिए, यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू रेस्टोरेंट सर्विस दी गई है, रेस्टोरेंट ने ई कॉमर्स ऑपरेटर को मीडियम बनाते हुए रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करी है, तो जो ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो पूरा का पूरा टैक्स उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही पे करना है। तो अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के पास कुछ आईटीसी एक्यूमुलेट हो भी गया है जो कि परटेन करता है इस वजह से कि ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने पोर्टल के थ्रू, अपने ऑपरेटर के थ्रू, अपने माध्यम के थ्रू रेस्टोरेंट सर्विसेज दे रहा है, तब भी वो इस आईटीसी को यूज़ कर सकते हैं, पर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5 के लिए यूज़ नहीं कर सकते। यदि वो कोई और अपनी सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज कर रहे हैं तो उसके लिए वो आईटीसी का यूज़ कर सकते हैं। ये रेस्टोरेंट के लिए आया था और इस सर्कुलर नंबर 240 के थ्रू ये बताया गया है कि ये बाकी सर्विसेज के लिए भी एज इट विल होल्ड ट्रू for other services as well. It means that circular 167 is not only restricted to restaurant services only. If any other service which is notified under section 9 subsection 5 being supplied through e-commerce operator, then e-commerce operator will be assumed to be supplier. They are required to pay taxes. Still they will be allowed to claim ITC. They can use that. But as far as payment of tax under section 9 subsection 5 उसके कलेक्शन के ऊपर कंसर्न है, उसको इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से देना है। यदि ई कॉमर्स ऑपरेटर कोई और भी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज यूज कर रहा है तो उसके लिए वो इस आईटीसी का यूज कर सकते हैं। तो वो रिस्ट्रिक्टेड नहीं है रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए, वो अदर सर्विसेज भी जो नोटिफाई हैं सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 में
उसके लिए भी इस आईटीसी का यूज़ किया जा सकता है और कोई आईटीसी रिवर्स करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि सर्कुलर 240 आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अब मैं आपके साथ बात करने वाला हूं सर्कुलर नंबर 241 की, सर्कुलर नंबर 241 की, जो कि इशू किया गया सीबीआईसी के द्वारा 31 दिसंबर 2024 को। ये पर्टेन करता है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज बी से। इस सर्कुलर को डिस्कस करने से पहले मैं एक कॉन्टेक्स्ट आपके साथ शेयर करता हूं। जो आईटीसी की शर्तें दी हुई हैं सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में, उसके बीच में एक शर्त यह है कि रेसिपिएंट को आईटीसी तभी वो अवेल कर सकता है यदि उसको गुड्स और सर्विस रिसीव हो चुकी है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि सप्लायर के द्वारा जो गुड्स सप्लाई किए जाते हैं वो सप्लाई किए जाते हैं मंथ एंड पे। सपोज कीजिए सप्लायर के थ्रू गुड्स निकले 30 मार्च को और रेसिपिएंट को रिसीव हुए 4 अप्रैल को। तो सप्लायर ने तो अपनी रिटर्न में मार्च की रिटर्न में ही दिखा दिया और रेसिपिएंट के मार्च के 2B में वो नज़र भी आ जाता है, बट असल में वो जो गुड्स रिसीव हुए रेसिपिएंट को वो रिसीव हुए 4 अप्रैल को, नॉट इन द मंथ ऑफ मार्च बट इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो वो जो रेसिपिएंट जो आईटीसी क्लेम कर सकता है वो इन द मंथ ऑफ अप्रैल ही कर सकता है, क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज बी की शर्त यही कहती है कि आईटीसी रेसिपिएंट के द्वारा तभी क्लेम किया जा सकता है व्हेन ही हैज़ रिसीव्ड द गुड्स और सर्विसेज और बोथ, जब उसको ये मिल चुकी है। तो यहाँ पर जिस जो एक इशू आ रहा था पूरी इंडस्ट्री के सामने, उस इशू को डिस्कस करने के लिए ये सर्कुलर नंबर 241 लाया गया। ये पर्टेन करता है इशू ऑटोमोबाइल सेक्टर से। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जनरली जो गाड़ी बनाई जाती है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं जो कि गाड़ी बनाते हैं, वो अपना रिस्क ट्रांसफ़र कर देते हैं एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू और डीलर के द्वारा गाड़ी मंगवाई जाती है। सपोज कीजिए कि कोई ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है महाराष्ट्र के अंदर और डीलर है दिल्ली के अंदर। डीलर के पास एक ऑर्डर आया कि कोई उससे गाड़ी खरीदना चाहता है या डीलर अपने शोरूम पर रखने के लिए भी उस गाड़ी को अपने यहाँ पर मंगवाना चाहता है। तो डीलर ने ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को कहा कि मैं आपसे ये गाड़ी लेना चाहता हूँ और वो गाड़ी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के द्वारा डीलर को दे दी जाती है 30 मार्च को अपने गेट पर। महाराष्ट्र की में अगर फैक्ट्री है उनकी, महाराष्ट्र के गेट पर उस गाड़ी को दे दिया जाता है और उसके बाद उस गाड़ी को जो महाराष्ट्र से जो वो दिल्ली आनी है, वो डीलर अपने खर्चे पर अपना ट्रांसपोर्टर बुक करके दिल्ली में मंगवाता है, या वो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को ये भी कह सकता है कि ट्रांसपोर्टर आप बुक कर दीजिए, ट्रांसपोर्टर को पैसे मैं दे दूंगा। उस केस में अगर गाड़ी को रास्ते में कुछ हो जाए तो क्योंकि रिस्क ट्रांसफर हो चुका है, ये एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके बाद अगर गाड़ी को कुछ हो जाता है तो जो इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा वो डीलर को मिलेगा, ना कि ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि उनके द्वारा तो ऑनरशिप गेट पर हो चुकी है 30 मार्च वाले दिन ही। अब सपोज कीजिए ऐसे केस में जब गाड़ी वहाँ से 30 मार्च को निकली महाराष्ट्र से और वो दिल्ली में आई 4 अप्रैल को, तो क्या डीलर को आईटीसी मार्च के महीने में मिलेगा या अप्रैल के महीने में मिलेगा जब उसको गाड़ी दिल्ली में रिसीव हुई 4 अप्रैल को, या उसको गाड़ी मान लिया जाएगा कि उसको गाड़ी 30 मार्च को ही रिसीव हो चुकी है। तो इस इशू को एड्रेस करने के लिए सर्कुलर नंबर 241 लाया गया, जिसमें यह बताया गया है कि सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्लोज बी में ही एक्सप्लेनेशन में यह लिखा हुआ है कि अगर डीलर के कहने पर या रेसिपिएंट के कहने पर अगर गुड्स किसी थर्ड पार्टी को दे दिए जाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि गुड्स रिसीव हो चुके हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, एजेंट हो, या उसके इंस्ट्रक्शन पर कोई तीसरा व्यक्ति हो, कोई कुछ भी हो। अगर रेसिपिएंट की इंस्ट्रक्शन पर ये गुड्स दिए जाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि ये गुड्स रिसीव हो चुके हैं। तो यहां पर जो गाड़ी दी गई ट्रांसपोर्टर को, वो ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिपिएंट दी गई, ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ डीलर दी गई। और अगर इसके बाद गाड़ी को कुछ हो जाता तो इंश्योरेंस का क्लेम भी किसको मिलता? डीलर को। इट मींस ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर की ड्यूटी अपने एंड से कंप्लीट हो जाती है 30 मार्च को। एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ ही यही होता है। तो इस केस में यह मान लिया जाएगा कि जो गुड्स हैं वो रिसीव हो चुके थे
30 मार्च को ही, और मार्च के महीने में ही रेसिपिएंट एंटाइटल हो जाएगा कि उसको आईटीसी का बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि उसने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लोज बी की शर्त दैट ही हैज रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज और बोथ, वो इस कंडीशन को फुलफिल कर चुका है। और इसमें मैं एक बात और भी जोड़ना चाहूँगा, जो मैंने एग्जांपल लिया वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से संबंधित है, बट इस सर्कुलर को सिर्फ ऑटोमोबाइल से संबंधित रखकर नहीं रखा गया। ये ऐसे किसी भी रेसिपिएंट के लिए जहाँ पर एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट हो और रिस्क ट्रांसफर हो चुका है, टाइटल ट्रांसफर हो चुका है, चाहे फिजिकली तो गाड़ी मिली 4 अप्रैल को, बट टाइटल बाय वे ऑफ टाइटल जो गाड़ी है या जो वो गुड्स हैं वो ट्रांसफर हो चुके थे 30 मार्च इटसेल्फ को। तो वेलकम सर्कुलर है, क्योंकि डिपार्टमेंट तो हमेशा यही लिटिगेट करेगा कि आईटीसी, पहली बात तो वो चाहते हैं कि आईटीसी किसी को मिले ही नहीं, पर अगर किसी को मिले तो लेट से लेट मिले ताकि जल्दी ना मिले, क्योंकि उनका सारा इंटरेस्ट है कि सारा जो टैक्स का पैसा है वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू ही आए, जो कि वेरी पर्पस ऑफ जीएसटी इंसेप्शन को डिफीट कर जाता है। और क्योंकि आईटीसी बहुत बड़ा अंग रहा है इस जीएसटी को लाने के लिए, तो ये एक वेलकम सर्कुलर मैं कहूँगा, जिसके बीच में इस बात को क्लैरिफाई किया गया एक्स वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के केसेस में, जहाँ पर बाय वे ऑफ टाइटल गुड्स ट्रांसफर हो जाते हैं पहले, और चाहे वो फिजिकली बाद में रिसीव होते हैं रेसिपिएंट को, स्टिल दे कैन क्लेम आईटीसी ऑन दैट डेट, on the date they have received the delivery of that in that state only, जहाँ पर उनको गेट पर ये डिलीवरी मिल चुकी है, क्योंकि टाइटल ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुका है, रिस्क सारा ट्रांसफ़र हो चुका है। अब यदि गाड़ी को या गुड्स को कुछ होगा तो हु विल डील विद इट? डीलर विल डील, उसी का प्रॉफिट, उसी का लॉस, उसी का इंश्योरेंस क्लेम। तो ये सर्कुलर नंबर 241 है। मैं उम्मीद करता हूँ ये सर्कुलर आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अब दोस्तों मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ सर्कुलर नंबर 242 की, जो कि जारी किया गया सीबीआईसी के द्वारा, डेटेड 31 दिसंबर 2024। दोस्तों इस सर्कुलर के बारे में बात करूँ उससे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट सेट करता हूँ। जो जीएसटी लॉ आया था वन नेशन वन टैक्स के मोटो के साथ या इस स्लोगन के साथ, तो इसके बीच में एक चीज़ बहुत ज़रूरी रही। जो 2 एक्ट बने, एक सीजीएसटी एक्ट बना, सीजीएसटी का रेप्लिका एसजीएसटी एक्ट है जो कि स्टेट के द्वारा लेजिस्लेट किया गया, और एक आईजीएसटी एक्ट बना। सीजीएसटी और एसजीएसटी का जो प्रियम्बल है वो है कि ये इंट्रा स्टेट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज पर लगते हैं, और अगर इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज हो तो आईजीएसटी लगता है। सीजीएसटी और एसजीएसटी में 50% जो टैक्स का पोर्शन है या जो सीजीएसटी टैक्स पोर्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और एसजीएसटी वाला पोर्शन स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। तो सेंटर तो देश में एक ही है, तो वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना है, बट स्टेट तो हमारे देश में काफ़ी सारी हैं, तो उसमें किस स्टेट को जाना है वो काफ़ी ज़रूरी रहता है, और ये डिटरमाइन किया जाता है प्लेस ऑफ सप्लाई के द्वारा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत ज़रूरी टर्म बन जाती है कि टैक्स किस स्टेट को मिलना है। उसी तरह से यदि वो इंटर स्टेट सप्लाई है तो जो टैक्स लगता है वो आईजीएसटी का लगता है, और उसमें पूरा का पूरा 100% टैक्स पहले सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और उसके बाद 50% टैक्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू उस स्टेट को दे दिया जाता है जहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई होती है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई रॉन्ग डिटरमाइन हो गई तो 50% टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाना है, तो चाहे वो सीजीएसटी, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, इट विल नॉट मेक एनी डिफरेंस इवन इफ प्लेस ऑफ सप्लाई is determined wrong. But if state is determined wrong, तो एक स्टेट को अनड्यू बेनिफिट हो जाएगा बट दूसरे स्टेट को अनड्यू लॉस हो जाएगा, और वैसा इंटेंट नहीं होना चाहिए। तो प्लेस ऑफ सप्लाई शुड बी डिटरमाइंड pretty correctly so that the correct state gets their due tax whatever is due to them. तो एक जो इशू आ रहा है वो इशू ये आ रहा है कि ऑनलाइन सर्विसेज के केस में सप्लायर्स जो ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं वो ज़्यादातर रेसिपिएंट का स्टेट नहीं लिखते, और सेक्शन 12 ऑफ आईजीएसटी एक्ट में जो कि प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने का सेक्शन है, जहाँ पर सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों इंडिया के अंदर होते हैं, वहाँ पर ये बिल्कुल बात क्लियर लिखी हुई है कि अगर रेसिपिएंट का एड्रेस अवेलेबल है, इन दैट केस जो रेसिपिएंट का एड्रेस होगा वही प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, और अगर उसका एड्रेस एग्जिस्ट नहीं करता तो इन दैट केस
सप्लायर के एड्रेस को प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया जाएगा। तो इन ऑनलाइन सर्विसेज के केस में जहां पर सप्लायर रेसिपिएंट का स्टेट नहीं लिख रहे या उसका कंप्लीट एड्रेस नहीं लिख रहे, तो सप्लायर अपने एड्रेस के बेसिस पर ही प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन कर लेते हैं। एज्यूम कीजिए सप्लायर दिल्ली में है और ऑनलाइन सर्विस जिस रेसिपिएंट ने ली वो महाराष्ट्र में है। यदि महाराष्ट्र नहीं लिखा गया इनवॉइस के ऊपर तो 50% टैक्स तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, बट 50% टैक्स रेसिपिएंट के स्टेट महाराष्ट्र को ना जाकर दिल्ली को ही चला जाएगा, जो कि गलत इंटरप्रिटेशन और गलत इंटेंट हो जाएगा, जो कि जीएसटी का थॉट प्रोसेस में नहीं सही बैठता, जो उसके लॉजिक को या उसके इंटेंट को रोंग साबित कर देता है। तो इस सर्कुलर के थ्रू ये कहा गया है कि जहां पर सप्लायर रेसिपिएंट को ऑनलाइन सर्विसेज दे रहे हैं तो उसके लिए उन्हें स्टेट लिखना कंपलसरी है, क्योंकि कभी कभी जब रेसिपिएंट कोई ऑनलाइन सर्विस लेता है तो कभी कभी अपनी पूरी डिटेल नहीं देते, अपना सिर्फ नाम देते हैं और स्टेट का नाम लिख देते हैं, पूरा एड्रेस नहीं लिखते हैं। या एज्यूम कीजिए कि सप्लायर की ऐप इस तरह से है कि वहां पर स्टेट वाला कॉलम लिखना भी कंपलसरी नहीं है, तो रेसिपिएंट ने जब देखा वो कॉलम कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, उन्होंने फिल नहीं किया, तो सप्लायर ने अपने प्लेस को ही प्लेस ऑफ सप्लाई मान लिया। तो इस सर्कुलर के थ्रू ये कहा गया है कि ऐसी जब भी कोई ऐप बने, ऐसा कोई भी मैकेनिज्म हो, वहां पर स्टेट कंपलसरी मेंशन होना चाहिए। और इवन इन दैट केस वेयर फुल एड्रेस इज नॉट गिवन बाय द रेसिपिएंट और नॉट मेंशन्ड ऑन द इनवॉइस इटसेल्फ, एट लीस्ट स्टेट नेम शुड बी देयर सो दैट प्लेस ऑफ सप्लाई कुड बी द प्लेस वेयर रेसिपिएंट इज देयर। और इसी को मान लिया जाएगा कि जो एड्रेस है वो रेसिपिएंट का एग्जिस्ट करता है और प्लेस ऑफ सप्लाई वो होगा जो रेसिपिएंट का स्टेट होगा, ना कि सप्लायर का स्टेट, ताकि सही स्टेट को टैक्स मिल सके। और इसी के अंतर्गत उन्होंने रूल 46 का भी हवाला दिया, सीजीएसटी रूल्स का, जहां पर टैक्स इनवॉइस वाले केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई लिखना कंपलसरी है। तो सप्लायर के ऊपर ये कंपल्शन कर दिया गया है कि वो जब भी अपना टैक्स इनवॉइस जारी करें तो प्लेस ऑफ सप्लाई जरूर मेंशन करें, जो कि रूल 46 की मर्यादा को भी पूरा ध्यान और पूरी उसको इज्जत देता है, तो जिससे सही स्टेट को टैक्स मिल सके। क्योंकि अगर रेसिपिएंट का एड्रेस कंप्लीट नहीं है तो रेसिपिएंट के स्टेट को टैक्स ना मिलने की बजाय सप्लायर के स्टेट को टैक्स मिल जाएगा, जो कि जीएसटी के कॉन्सेप्ट को, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स को, कंजम्पशन बेस्ड टैक्स को डिफीट कर देता है। तो इसीलिए सर्कुलर 242 आया कि सप्लायर को कहा गया जब भी आप ऑनलाइन सर्विस दें अपना मैकेनिज्म इस तरह से बनाएं, रेसिपिएंट का स्टेट जरूर लें, अपने इनवॉइस में स्टेट को मेंशन जरूर करें, प्लेस ऑफ सप्लाई को जरूर मेंशन करें, ताकि सही स्टेट को टैक्स मिल सके। इस इंटेंट के साथ इस सर्कुलर नंबर 242 लाया गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सर्कुलर नंबर 242 आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। तो दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूं आपके साथ सर्कुलर नंबर 243 की। सर्कुलर नंबर 243 वाज इशूड बाय सीबीआईसी डेटेड 31st of December 2024 and it provides clarity to very important and pertinent issue of GST treatment over vouchers। काफ़ी एडवांस रूलिंग आई, हाई कोर्ट की जजमेंट आई कि वाउचर्स सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस है या नहीं है, इस पर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा। और देश भर में क्योंकि काफ़ी हाई कोर्ट्स हैं, एडवांस रूलिंग तो अपनी इंटेंट से डिफरेंट डिसीजन देती रहती है, तो एक यूनिफॉर्मिटी नहीं आ पा रही थी। इस सर्कुलर के द्वारा उस इशू को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। दोस्तों जो सवाल ये है कि जब वाउचर इशू किया जाता है, पहले मैं आपके साथ एक वाउचर का एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मैंने अमेजोन से एक वाउचर खरीद लिया 500 रुपीज़ का, मैं फाइनल कंज्यूमर हूँ, मैंने वाउचर ले लिया 500 रुपीज़ का, और इस 500 रुपीज़ के वाउचर को मैं बाद में इससे कोई गुड्स या सर्विस खरीदूंगा। तो जिस दिन मैंने ये वाउचर खरीदा, क्या इसी को गुड्स और सर्विस मान लिया जाए और जीएसटी तभी पे कर दिया जाए, या जीएसटी तब लगे जब इस वाउचर को रिडीम किया जाए, यूटिलाइज किया जाए, जब इसके अगेंस्ट में कोई गुड्स या सर्विस अवेल की जाए? दिस इज द क्वेश्चन कि क्या डे 1 को ही जीएसटी ले लिया जाए, कि वाउचर को ही गुड्स और सर्विस मान लिया जाए? तो इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन को देखें, फिर डिटरमाइन करें कि क्या वाउचर गुड्स या सर्विस में आता है या नहीं आता है।
जो गुड्स की डेफिनेशन दी हुई है वो दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 52 के अंदर। सेक्शन 2 क्लॉज 52 के अंदर गुड्स की डेफिनेशन है कि गुड्स क्या होता है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज। इट मीन्स मनी और सिक्योरिटीज गुड्स की डेफिनेशन से बाहर हैं, बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड एटसेट्रा। जो रेलेवेंट है वो मैंने आपके साथ शेयर किया। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। दिस इज रेलेवेंट फॉर द पर्पज ऑफ डिस्कशन ऑफ सर्कुलर नंबर 243। तो गुड्स क्या है, एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी और सिक्योरिटी नहीं है, बट इट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। सर्विस की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 102 के अंदर, और सर्विस की डेफिनेशन तो नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ गुड्स है। सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स। जो गुड्स नहीं है वो सर्विस है, अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज, बट इंक्लूड्स एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द यूज ऑफ मनी। तो इसमें भी मैं रेलेवेंट पार्ट अगर आपके साथ शेयर करूं, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मनी एंड सिक्योरिटीज। तो मनी एंड सिक्योरिटीज गुड्स की डेफिनेशन से भी बाहर है और सर्विस की डेफिनेशन से भी बाहर है। तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या वाउचर मनी है, क्या हम इसको गुड्स और सर्विस की डेफिनेशन से बाहर कर सकते हैं। तो मनी की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 75 के अंदर। मनी मींस इंडियन लीगल टेंडर और एनी फॉरेन करेंसी, चेक, प्रोमिसरी नोट एटसेट्रा, और रेलेवेंट पार्ट, और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय द RBI when used as a consideration to settle an obligation। तो ये जो वाउचर जो इशू किए जाते हैं, सपोज कीजिए मैं अगर अमेजोन से 500 रुपीज़ दे रहा हूँ, और अगर सपोज कीजिए मैं किसी एक ऐसी एंटिटी से खरीद रहा हूँ जो एक रिलायबल एंटिटी नहीं है, तो क्या ऐसी एंटिटी को जल्दी से ऐसा काम करने का मौका दिया जाएगा कि वो मनी कलेक्ट कर सके इंडियन सिटीजन से? तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो वाउचर्स इशू किए जाते हैं, ये या तो बैंक्स के द्वारा इशू किए जाते हैं या ये इशू किए जाते हैं नॉन बैंक्स के द्वारा, बट वो ऐसी एंटिटीज होती हैं जिन्होंने RBI की शर्तों को, टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल किया होता है। उसके बाद ही उनको ये अथॉरिटी मिलती है कि वो ये वाउचर जारी कर पाएँ, और ताकि वो लोगों से पैसे तो पहले कलेक्ट कर लें और गुड्स और सर्विस बाद में दी जा सके। और ये जो वाउचर होता है ये एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट होता है। प्रीपेड मीन्स इसमें पैसे पहले दे दिए गए हैं, गुड्स या सर्विस तो बाद में ली जाएगी। तो वाउचर जो है इट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ मनी बिकॉज इट इज अ प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट, और ये यूज किया जा सकता है जो कि एज ए कंसिडरेशन टू सेटल एन ओब्लिगेशन। तो जिन्होंने इस वाउचर को इशू किया है, चाहे वो अमेजन हो या बैंक्स हो या कोई ऐसी एंटिटी हो जिसको RBI ने अप्रूवल दिया हुआ है, तो उन्होंने अगर ये वाउचर जारी किया है तो उसके बाद वो ओब्लाइज्ड हैं, वो कंपल्शन है उनके ऊपर कि बाद में वो इस वाउचर के द्वारा गुड्स या सर्विस देंगे जब भी मैं उस वाउचर को अवेल करूंगा। मैं एक एग्जांपल आपके साथ और शेयर करता हूं। रिसेंटली मैं अपने एक दोस्त की शादी में गया, तो मैंने उसको एक वाउचर दे दिया एक सर्टेन अमाउंट का गिफ्ट के तौर पर। आजकल कैश की बजाय ये भी एक तरीका चल चुका है कि आप वाउचर दे दीजिए। तो मैंने उसको एक वाउचर दे दिया। मैंने वाउचर खरीदा एक कंपनी से और उसको वाउचर गिफ्ट के तौर पर दे दिया कि आपकी शादी के बाद आप जहां भी इस वाउचर को यूज़ करना चाहें, चाहे आप होटल बुक कराएं, हनीमून पर जाएं या कोई सामान खरीदना चाहें, तो आप इस वाउचर के कोड को दिखाकर आप उस सामान को, गुड्स या सर्विस अवेल कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स मैंने जिससे ये वाउचर खरीदा वो एक ऐसी एंटिटी होगी जिसको RBI ने अप्रूवल दी है, बट क्या इसी दिन ये गुड्स और सर्विस मान ली जाए? नहीं, क्योंकि ये फॉल करती है अंडर द डेफिनेशन ऑफ मनी, और मनी को गुड्स की डेफिनेशन से भी बाहर रखा गया है, सर्विस की डेफिनेशन से भी बाहर रखा गया है। बट कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वाउचर जारी कर दिया जाए ऐसी कंपनी के द्वारा जिसको RBI ने अप्रूवल नहीं दिया है। इन दैट केस इसको मनी नहीं माना जा सकता। इन दैट केस वो गुड्स की डेफिनेशन या सर्विस की डेफिनेशन में फॉल कर सकता है क्योंकि उसको मनी नहीं माना जाता। तो यहां पर मैं गुड्स की डेफिनेशन में फिर से आता हूं। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। तो अगर वाउचर मनी नहीं है तो अब मुझे अगला टेस्ट चेक करना है कि क्या ये एक्शनेबल क्लेम है। तो एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज सेक्शन 2 क्लॉज 1 में, और एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन
वही दी जाएगी जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन दी हुई है। तो अब हम देखते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 3 में एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन क्या दी हुई है। तो वहां पर दिया हुआ है एक्शनेबल क्लेम एक ऐसा डेट होता है जो कि ऐसा डेट ना हो जो सिक्योर्ड हो बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। बल्कि एक्शनेबल क्लेम वो होता है कि जिसने क्लेम करना है उसके हाथ में कोई सिक्योरिटी ना हो, कुछ उसके हाथ में कुछ ना हो, पर उसके राइट जरूर एग्जिस्ट करता हो कि वो इस क्लेम को रिकॉग्नाइज करवा सके, बट उसके पास कोई डेट बाय वे ऑफ एनी सिक्योरिटी नहीं होना चाहिए या हाइपोथिकेशन या प्लेज नहीं होना चाहिए, ताकि उसके हाथ में ऐसा कंट्रोल नहीं होना चाहिए। इट मींस देयर इज नो कंट्रोल। तो जब हम किसी से वाउचर खरीदते हैं तो हमारे हाथ में सिर्फ वो वाउचर है, कुछ कंट्रोल अदर देन उस वाउचर के अलावा नहीं है। तो इट मींस वी ट्रस्ट अपॉन दैट कंपनी हु हैज इशूड दैट वाउचर, बट एट द सेम टाइम वी हैव ए राइट कि अगर वो कंपनी मेरे इस वाउचर को ऑनर ना करे तो मैं इसको कोर्ट के अंदर चैलेंज कर सकूं। तो अगर वाउचर मनी नहीं है, अगर वो पीपीआई नहीं है, अगर वो रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई नहीं है, तो स्टिल इट फॉल्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ एक्शनेबल क्लेम्स। और गुड्स की डेफिनेशन में तो ये लिखा हुआ है गुड्स इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम्स। तो इट मींस ये जो वाउचर है ये एक्शनेबल क्लेम बन गया और ये गुड की डेफिनेशन में आ गया। बट शेड्यूल 3 में ये लिखा हुआ है कि एक्शनेबल क्लेम में की गई ट्रांजैक्शन को नीदर सप्लाई ऑफ सर्विसेज नॉर सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। और उसके बीच में ये भी लिखा हुआ है कि सारे एक्शनेबल क्लेम बाहर नहीं है, कुछ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स ऐसे हैं जिसके ऊपर जीएसटी लगेगा, बट वो है ऑनलाइन गेमिंग, बैटिंग, गैम्बलिंग। तो ये ऑनलाइन बैटिंग गैम्बलिंग तो हुआ नहीं, तो इट मींस इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा शेड्यूल 3 में, जहां पर एक्शनेबल क्लेम को नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि या तो वाउचर मनी की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा या ये एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा। मनी पर से बाय इटसेल्फ इट इज आउटसाइड द डेफिनेशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एंड इवन इफ इट इज नॉट मनी, इवन इफ इट इज एक्शनेबल क्लेम, तो शेड्यूल 3 में एक्शनेबल क्लेम को भी बाहर ही रखा गया है। तो यदि सपोज कीजिए कोई भी वाउचर मैं जब किसी से खरीदता हूं, किसी कंपनी से, किसी एंटिटी से या किसी बैंक से, उस वक्त कोई जीएसटी नहीं लगेगा। जीएसटी तब लगेगा जब उस वाउचर को रिडीम करवाया जाएगा। अगला प्रश्न ये उठ सकता है कि सपोज कीजिए इस वाउचर की अवधि थी 3 महीने और मैंने 3 महीने यूज किया ही नहीं। इन दैट केस सपोज कीजिए मुझे पैसे भी वापस नहीं मिलने कंपनी से, तो उस केस में तो कंपनी को फ्री में बेनिफिट हो गया कि जिस दिन वाउचर जारी किया था उस दिन भी जीएसटी नहीं दिया, क्योंकि या तो वो मनी की डेफिनेशन में आ गया या एक्शनेबल क्लेम की डेफिनेशन में आ गया, और रिडीम भी नहीं हुआ। जब रिडीम भी नहीं हुआ तो कोई इसके अगेंस्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस भी नहीं आई, और पूरा पीरियड बीत गया और अब कंपनी को तो फ्री में बेनिफिट मिल गया। तो क्या उस वक्त जीएसटी देने की जरूरत है? पहली बात तो टर्म को समझिए। जब भी कभी ऐसा होता है कि सपोज किसी पीरियड एक्सपायर हो जाए और ये अनरिडीम्ड रह जाए, दिस टर्म इज कॉल्ड ब्रेकेज। इसको ब्रेकेज कहा जाता है। और यहां पर एक सर्कुलर का मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 178, जिसके बीच में ये कहा गया था कि क्या इसको हम ये मान सकते हैं कि ये एन एक्ट, दिस इज एन एग्रीमेंट टू डू और रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट है, क्योंकि इसको सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाता है शेड्यूल 2 के अंतर्गत। तो देखिए, जब कंपनी ने वाउचर जारी किया था तो उनका इंटेंट क्या था कि कल को ये वाउचर यूटिलाइज हो या पीरियड बीत जाए, ब्रेकेज हो जाए और पैसे आ जाएं। तो दैट वाज नेवर द इंटरेस्ट, दैट वाज नेवर द इंटेंट वेदर बाय दैट शुड बी presumed to exist. It was not an intent on the day one itself. It eventually happened. And eventuality cannot be assumed that there was an agreement to do or refrain from an act. Voucher was issued so that it could be redeemed against supply of goods services. Not for this that it could stay unredeemed, could take the color of breakage. So again, this is because there is no supply involved, there is no supply of goods nor supply of service, hence no GST could be leviable. Consideration is involved, but because there is no underlying supply of goods or service, because voucher
per se is money, it means outside the definition of goods or services, or even if not recognized RBI, then again it is an actionable claim, and actionable claim has also been kept out of purview of GST by way of entry in Schedule 3 of CGST Act, which says any transaction or activities in actionable claim will be deemed to be neither supply of goods nor supply of service. Only exception is अगर वो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स हैं तब वो जीएसटी में आएंगे, बट वो बैटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग वगैरह है जो कि जनरली वाउचर में देखने को नहीं मिलती. दैट डज नॉट सीम टू बी द इंटेंट ऑफ द सेम. अब एक प्रश्न और उत्पन्न होता है इस पूरी डिस्कशन के बाद. सपोज कीजिए वाउचर जारी किया गया किसी कंपनी के द्वारा, और जनरली अब हर कोई तो बैंक को या एंटिटी को अप्रोच नहीं करता. कई लोग वाउचर खरीद लेते हैं, जो मिडल मैन होते हैं, जो कि डीलर्स होते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, वो वाउचर खरीद लेते हैं मेन कंपनी से, बैंक से, एंटिटी से. तो अब उनको भी अपना मार्जिन चाहिए. सपोज कीजिए जो वाउचर है वो 10,000 रुपीज़ की था और किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने वो वाउचर खरीद लिया 9,800 रुपीज़ में फ्रॉम द बैंक, और अब मैं उस डिस्ट्रीब्यूटर से उस वाउचर को खरीद रहा हूँ 10,000 रुपीज़ में. तो डिस्ट्रीब्यूटर ने प्रिंसिपल बेसिस पर उस वाउचर को खरीद लिया था. वो ये वाउचर ऑन करते थे जब उन्होंने 9,800 को खरीदा, और अब वो यही वाउचर मुझे बेच रहे हैं या फाइनल कंज्यूमर को बेच रहे हैं 10,000 रुपीज़ में, और जिसके ऊपर इनको 200 रुपये का बेनिफिट हुआ है. तो क्या इस 200 रुपये के ऊपर उनको जीएसटी देना होगा? अगेन क्वेश्चन इज दिस, बिकॉज वाउचर इज नीदर गुड नॉर सर्विस, hence it is not a supply. When it is not a supply, even if profit is there, even if consideration is there, there is no GST applicable. But yes, there is one more option where distributor doesn't act on principal basis, it acts on agent basis. जहाँ पर वो बैंक को ये कहते हैं कि मैं आपके वाउचर को बिकवाने में मदद करूँगा, और जिस दिन आपके वाउचर बिक जाएंगे ये मेरी फीस होगी, चाहे वो फिक्स्ड हो या परसेंटेज के रूप में हो. सपोज कीजिए पूरे महीने भर में डिस्ट्रीब्यूटर ने बैंक के 1 करोड़ रुपए के वाउचर बिकवाए, जिसके ऊपर बैंक ने डिस्ट्रीब्यूटर को कहा हुआ है, या उस एंटिटी ने जो कि वाउचर जारी करती है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर को कहा है जितने के वाउचर बिकवाएंगे मैं आपको 1% कमीशन दूंगी. इन दैट केस 1 लाख रुपए का जो इनवॉइस जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा उस बैंक को या उस इश्यूअर को जो वाउचर इशू करती है उस एंटिटी को दिया जाएगा, और इसके ऊपर 1 लाख रुपए के ऊपर जीएसटी लगेगा. बिकॉज दिस जो ये जो सर्विस प्रोवाइड करवाई बिकवाने में, दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विस, दिस इज नॉट वाउचर, दिस इज अ सर्विस प्रोवाइडेड बाय दैट डिस्ट्रीब्यूटर टू द बैंक और दैट एंटिटी विच इज इशूइंग दैट वाउचर. मैं उम्मीद करता हूँ ये सर्कुलर 243 काफ़ी टेक्निकल है, अब आपको समझ में आ गया होगा. जबकि मैं अगेन कहूँगा देर इज़ नो सब्सटीट्यूट टू एजुकेशन. सर्कुलर को आप पढ़िए, क्योंकि जिन शब्दों का मैंने प्रयोग किया अपने वीडियो में वो बहुत जनरल वर्ड्स हैं, जेनरिक वर्ड्स हैं. एग्जैक्ट वर्ड, लीगल वर्ड्स या तो लॉ से मिलेंगे या सर्कुलर से मिलेंगे. वी शुड नॉट क्रिएट एनी सब्सटीट्यूट फॉर दोज वर्ड्स. एनी क्लियरेंस दैट दिस वीडियो में हेल्प यू फॉर्मिंग अंडरस्टैंडिंग, बट फाइनल अंडरस्टैंडिंग प्लीज रेफर द सर्कुलर और द एक्ट और रूल itself. There is no substitute to the hard work. दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए और आपकी जीएसटी नॉलेज के लिए काफ़ी यूजफुल साबित होगा. धन्यवाद.